देखिए अब देखिए अपने से आ गया यहाँ पर फॉर्मूला। प्रियांशी आप पूछ रहे थे ना कि सर इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेल यू बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, एन सी भी डेल टी। और ये सिर्फ गैस के लिए आया है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का फार्मूला एन सी भी डेल टी आ गया। यानी कि आपको गैस का मोल दिया रहेगा और सीवी का वैल्यू भी हम अभी निकालेंगे अगले क्लास में, और चेंज इन टेम्परेचर दिया रहेगा तब ना निकालिएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा डायरेक्ट आपका, बाकी सब चीज बाद में। तो देखिए इसको ध्यान से आगे बढ़ाते हैं, इस ये पूरा कब से प्रोसेस को समाप्त करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस को समाप्त करेंगे और आइसोबारिक से अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले सब कुछ लर्न होना चाहिए। हम बार बार कर रहे हैं कि वीडियो को जितना बार देखिएगा उतना बार आपको लगेगा कि अनुभव होगा और उतना ज्यादा समझ में आएगा। और देख देख के कॉपी जरूर बनाइए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, कोई दूसरा उसका उपाय नहीं है। देखिए अब जरा गौर करते हैं इतना बात समझने के बाद कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम तो निकाल चुके हैं, एन सी भी डेल टी। अब देखिए यहाँ पर वर्क डन होगा नहीं, जो हीट सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। अब इसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफिकल व्यू। और अब देखते हैं कि केमिस्ट्री में कितना ग्राफ आप पढ़ के रखे हैं, ग्राफिकल व्यू देखना है। तो ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि क्या होता है ना। ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं कि आखिर ग्राफिकल व्यू में यहाँ पर होता क्या है। तो ग्राफिकल व्यू में सबसे पहले 3 ग्राफ बनाना है, पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, भीटी ग्राफ, तीनों ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफिकल व्यू तो हम पहला ग्राफ पर बना रहे हैं पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ, पीएच ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे समझिएगा, कैसे बनाइएगा वो बात समझने की कोशिश कीजिए। अब हमको पीवी ग्राफ बनाना है और आपको देखिए प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं ये बताइए, जल्दी से बोलिए। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट ना, यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तब पीवी ग्राफ तो बनाएंगे लेकिन यहाँ प्रेशर लिखेंगे, यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ कैसे खींचाएगा ये बताइए, भी के पैरेलल, पी के पैरेलल, भी के पैरेलल ऐसे खींचे, भी के पैरेलल खींचे कि पी के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, कैसा खींचे, वर्टिकल सर, हॉरिजॉन्टल। हम तो वर्टिकल खींच रहे हैं, देख लीजिए हम वर्टिकल खींच रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। और ये पहला ग्राफ, दो ग्राफ एक साथ खींचे, पहला ग्राफ है ये दूसरा ग्राफ है। अगर आप लोग में से कोई बहादुर हैं तो पहला ग्राफ का ओरिजिनल नाम क्या होगा वो बता सकते हैं, दूसरा ग्राफ का ओरिजिनल नाम क्या होगा ये बतला सकते हैं आप लोग। पहला ग्राफ का नाम क्या लिखें, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, जो टर्म यहाँ दिया रहेगा, क्योंकि ये अभी 3 ग्राफ बताएंगे, एक ग्राफ का हम सब कुछ बता रहे हैं, दूसरा से आप लोग से पूछेंगे। पी भी दिया है तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में नहीं लिखना है, टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। तो एक बात याद कीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से ही सारा क्वेश्चन बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन से ही सारा क्वेश्चन बनता है। पीवी बराबर एनआरटी होगा, पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी होगा, ये बात आप समझते हैं। अब बताइए आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी बराबर एनआरटी, अगर नहीं जानते तो अभी याद कीजिए पीवी बराबर एनआरटी। और दूसरी बात वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। बात याद कर लीजिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और इसके लिए एक फार्मूला भी बनता है, P2 बटा P1 इक्वल टू T2 बटा T1। और इसी फार्मूला से
हर एक में क्वेश्चन भी बनता है। यानी ये फार्मूला जो है आइडियल गैस इक्वेशन वाला बहुत आपको हर हाल में लर्न करके रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ प्रेशर डायरेक्टली फ्रॉम टू टेम्परेचर है। अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिसका प्रेशर बढ़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, ये बोलिए। अब जिसका प्रेशर बढ़ेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, एकदम बढ़ेगा। तो पहला का नाम क्या लिखे हैं? तो देखिए नाम कैसा होगा, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हीटिंग, ये नाम होगा। अब बताइए एग्जाम में हम सारा ग्राफ पढ़ाएंगे, 4 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस, सबका ग्राफ पढ़ाएंगे, पीवी पीटी तीनों। एग्जाम में तो एगो कोई ग्राफ देगा, तो ग्राफ में देख करके पहले ये पकड़ना है कि कौन सा प्रोसेस का ग्राफ है और तब उसका नाम लिखाएगा। प्रोसेस भी पकड़ना है। यहाँ तो प्रोसेस पता था पहले कि आइसोकोरिक है, अब प्रोसेस भी एग्जाम में नहीं पता रहे, वो लिख के थोड़ी देगा आपको, तो वो कैसे पकड़ेंगे? तो उसको पकड़ने का एक ही तरीका, जितना पढ़ाए हैं ना अभी तक उसको जैसे एकदम दिल में उतार लेना है, बस इतनी सोच लीजिए, एकदम दिल और दिमाग में यही सब घूमते रहे तब पकड़ लीजिएगा। तो आइसोकोरिक हीटिंग हो गया, आइस का टेम्परेचर घट रहा है तो आइसोकोरिक कूलिंग हो गया। आए बात समझ में? बोलिए जल्दी, किन्हीं को डाउट है इसमें तो बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है। चलिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वॉल्यूम सर कांस्टेंट था तो वर्टिकल क्यों हुआ? क्या फिर से बोलिए, क्वेश्चन अच्छे से दोहराइए। वॉल्यूम सर कांस्टेंट था तो वर्टिकल क्यों हुआ? अच्छा, ये ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए था ना। आप बताइए x बराबर कांस्टेंट रहेगा, x बराबर 5 का ग्राफ कैसे खींचेगा ये बताइए आप। x हमेशा 5 होना चाहिए, वर्टिकल। तो वही चीज तो है, x के बदले है तो x बराबर 5 कांस्टेंट है। यानी अगर ग्राफ आप ऐसे खींचते तो वॉल्यूम बढ़ता घटता ना, वॉल्यूम को बढ़ना घटना नहीं है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहेगा उस पर वो परपेंडिकुलर होता है ग्राफ। ये तो मैथ के हिसाब से खिंचाया है। अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ के बाद हम लोग बनाते हैं पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ। अब ये मत पूछिए सर पी क्या है, पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर और वी वॉल्यूम है, वेलोसिटी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तब पीटी ग्राफ की बात करते हैं। कौन ग्राफ? पीटी ग्राफ का, यानी प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। तब प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ इधर खींचते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर अच्छी तरह से। तब प्रेशर और टेम्परेचर, आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। देखिए केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं सीधा याद कर लो, हम कहते हैं याद मत करो, खींचो। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आपका ये ग्राफ जो है ना y बराबर x का ग्राफ है। आपको पता है y बराबर x का ग्राफ कैसे खींचाता है? जो रटना बिल्कुल मना है, 100% मना है, ऐसे ग्राफ होगा, ये बात समझ लीजिए। फिर 2 ग्राफ खींचे। ग्राफ भी जो हम पढ़ाए थे ना, हम बोले थे ना कि हम ग्राफ 3 ही क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन 3 क्लास ग्राफ में आपको 100% सिखा देंगे कि मैथ को छोड़ करके, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना ग्राफ हो 3 क्लास में खींचने का तरीका सिखा देते हैं। तो आप बताइए y इक्वल टू x का है तब p बराबर t का ग्राफ भी खींचा जाएगा। लेकिन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा बहुत फर्क भागता है, क्या? नेचर के अनुसार। जैसे प्रेशर 0 हो सकता है, टेम्परेचर भी 0 हो सकता है। नहीं, टेम्परेचर भी केल्विन में 0 लगभग हो सकता है, नहीं होगा तो क्या कीजिए, थोड़ा सा डॉटेड लाइन आगे बना दीजिए ऐसे ऐसे, और तब ग्राफ आपका क्लियर हो गया। नहीं, थोड़ा दूर तक डॉटेड कर दिए, मतलब ऑरिजिन से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से निकलेगा। एक में एरो ऊपर की ओर दे दीजिए, एक में एरो नीचे की ओर दे दीजिए।
और अभी अभी हम बोले थे कि यहाँ प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ था तो हीटिंग और कूलिंग की बात हुआ था, यानी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ खींचे थे तो टेम्परेचर की बात किए थे, याद कीजिए। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ खींचे थे तो टेम्परेचर की बात किए थे, हीटिंग कूलिंग। यहाँ प्रेशर टेम्परेचर है तो किसका बात करेंगे आप लोग बोलिए? वॉल्यूम वॉल्यूम का बात करेंगे ना। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है तो किसका बात करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का करेंगे। तो वॉल्यूम से क्या चीज डिनोट होता है? एक्सपेंशन कंप्रेशन। वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप लोग बताइएगा, कौन बताएंगे? आप लोग बताइएगा। क्या बताइएगा? हम दो गो ग्राफ तो लिख ही रहे हैं हर हाल में, ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। तो आप बताइएगा पहला ग्राफ जो है यहाँ पर पहला ग्राफ इसके लिए जो है, जो पहला ग्राफ है, इस पहले ग्राफ का वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर। बढ़ रहा है। घट रहा। एक्सपेंशन हो रहा घट रहा है सर। बढ़ेगा। चलिए नैन्सी बोलिए आप। नहीं बोलिएगा। नेहा आप बोलिए। वॉल्यूम घटेगा सर। घट रहा है वॉल्यूम सर। घटेगा सर। घट रहा। प्रियांशी आप बोलिए। तो घटेगा। चलिए शुभम क्या होगा बोलिए जल्दी से, घटेगा कि बढ़ेगा? सब लोग से जानना चाह रहे हैं। प्रणव क्या? यशराज कोई नहीं बोलना चाहते हैं हमसे। पल्लवी जोशी, दिलखुश आप बोलिए। घटेगा। तो आप लोग को बहुत बड़ा धोखा दे दिया ये फिजिक्स, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए लिखा हुआ ना वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, पहले में प्रोसेस तो वही पढ़ रहे हैं, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तब ना प्रेशर डायरेक्ट इक्वल टू टेम्परेचर आया था। प्रेशर डायरेक्ट इक्वल टू टेम्परेचर कब आता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। धोखा, याद रखिएगा इस धोखा को, है ना। तो क्या लिखेंगे दोनों ग्राफ के बारे में? नो एक्सपेंशन और नो कंप्रेशन, यानी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस ग्राफ में कोई नाम नहीं लिखाएगा, एग्जाम में अकेला रहेगा कोई ना कोई एक ग्राफ। पहचानना पहले है प्रोसेस को, उसके लिए बार बार वीडियो रिपीट करके 3-4 बार आज देखना पड़ेगा। ये सब वीडियो अभी तुरंत अपलोड होगा, आधे घंटे या 11 बजे के बाद होगा, क्योंकि 9 बजे क्लास भी है मेरा। तो नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। अब की बार धोखा नहीं खाना है, ध्यान से देखना है। अब की बार जो है आपका VT ग्राफ है। कौन ग्राफ है? VT ग्राफ है। तो VT ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, फिर से VT ग्राफ की बात करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर की बात करेंगे। और वॉल्यूम तो रिमेन्स कांस्टेंट है, ये ग्राफ ही में लिखा हुआ है सबसे पहले, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। तब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, एक उधर का एरो एक इधर का एरो। ये पहला ग्राफ ये दूसरा ग्राफ। देखिए हम अपने मन से पहला दूसरा मानते हैं, हो सकता है हम इसको भी पहला मान सकते हैं उसको भी दूसरा। लीजिए आप लोग के हिसाब से चलिए ये कर देते हैं, ये पहला है और इसको दूसरा कर देते हैं। आपको मेनली नेचर पकड़ना है और बात को समझना है। अब यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है तो किसका बात करेंगे आप लोग बताइए? प्रेशर का सर। प्रेशर का बात करेंगे। तो पहला ग्राफ में क्या लिखेंगे, दूसरा ग्राफ में क्या लिखेंगे बताइए? पहला ग्राफ का क्या होगा? पहला ग्राफ नीचे वाला है, उसका एरो इधर है। पहला में प्रेशर कम होगा, दूसरा में बढ़ेगा। पहला का प्रेशर कम होगा क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर घटेगा तब प्रेशर घटेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पहला में क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डीसी से समझ जाइएगा। और प्रेशर जो दूसरा का होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा।
बात समझ में आ गया है? INC मतलब इंक्रीज और DEC मतलब डिक्रीज। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तब बोलिए। आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, है ना? नहीं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, डालेंगे तब एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, उनको मजा नहीं आएगा जो रिवीजन नहीं करके आइएगा या थोड़ा याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हम बार बार कर रहे हैं, एक एक चीज को 3-4 बार देखना पड़ेगा। और देखिए वीडियो आप लोग कैसे देखिए, हम बता देते हैं ध्यान से। आप लोग को नेट का बहुत दिक्कत अगर होता हो तो यूट्यूब में वीडियो से डाउनलोड होता था। डाउनलोड जानते हैं मुश्किल से 200 MB और 150 MB में हो जाएगा डाउनलोड आपका पूरा। और डाउनलोड हो जाएगा तो उसको फिर से नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब भी टेक्निक अपना है। जो वीडियो मान लीजिए देखना हमको 2-3 बार, तो 2-3 बार नेट का यूज करेंगे, ठीक है? सर वीडियो उसमें डाउनलोड भी कर आप लिए डाउनलोड सर। हो जाएगा और नेट ऑफ रहेगा तो भी वो वर्क करता है। और बार बार वीडियो को देखिए जा करके, एक बार अभी पढ़े सामने हमसे पूछे, फिर देखिए कुछ कंफ्यूजन हो क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना? फिर हमसे डिस्कशन कीजिए अगले क्लास में। कल का क्लास तो लाइट होता है 12th में। लाइट तो एकदम इंपॉर्टेंट कल चलेगा। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, जहां से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है? क्योंकि बेसिक जो था 10th वाला वो तो समाप्त हो गया था। नेहा कुछ पूछना है तो बोलिए। सर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेहा कुछ पूछना है तो बोलिए आप। नो सर। चलिए तो समझ में आ रहा है अब। क्लास है। आज 2 बजे नहीं है, 2 बजे 3 ही दिन होता है ना। TTS आपका होता है किसमें? TTS में होता है। आज तो MWF है ना। वो वाला 3 ही दिन, ज्यादा पढ़ लीजिए तो गड़बड़ न होगा, उतनी संभालिए ना। ये एक एक वीडियो को 4-5 बार देख के याद कर लीजिए एकदम। और अगला साल रिजल्ट एकदम फोड़ देना है पकड़ करके, समझ गए ना? रिजल्ट होना चाहिए एकदम हर हाल में। इसी के साथ आज का क्लास अब विदा देते हैं। नेहा आज सुबह सुबह होमवर्क बना के भेजे हैं आप? यस सर। तो अब जल्दी से बताइए कि वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए पहले आप। आप नोट्स बना के भेजे हैं सुबह सुबह। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बतलाना है। आप नोट्स बना के जो भेजे हैं वो रात में ही शायद भेज दिए थे 12:02 में, लेकिन हम सुबह देखे हैं 6:54 में। यस आपने हाँ, तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? P del V होता है। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किस प्रिंसिपल पर आधारित है? आप इसमें लिखे हुए हैं। लगता है याद नहीं किए हैं। यस सर, पढ़े नहीं है दूसरा बार। और पूरा शायद भेजे भी नहीं हैं आप। पूरा नहीं भेजे हैं। एक वीडियो बाकी है, उसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव तक ही सिर्फ भेजे हैं, है ना? और फिर आगे का वीडियो नहीं है। मतलब एक वीडियो पूरा नहीं आप भेजे हैं बना करके, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। इसीलिए आपको पता नहीं चला जो हम। सर उतना तक ही एंड हो गया था। तो दूसरा आपको खोजने नहीं आता है। देखिए बहुत लोग को तो वीडियो खोजने भी नहीं आता है। हम लिंक भेजते हैं बस उतना ही आप देखते हैं। आप चैनल में जाइए, सबसे पहले वीडियो पर क्लिक कीजिए, उसमें सारा वीडियो होगा, आगे पीछे करके देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स का एक और वीडियो भेजा हुआ है ना? वो थर्मोडायनेमिक्स का जो वीडियो है उसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोकोरिक प्रोसेस तक पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? आज हमको आइसोबारिक प्रोसेस से पढ़ाना है, ठीक है? कोई बात नहीं है, हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बात इसलिए कर रहे हैं ना कि देखिए मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा। मेहनत करने का तरीका यही है ऑनलाइन में। ऑफलाइन रहता था तो हम सबका कॉपी चेक लेते हैं, सबका बगल जा जा करके चेक करते थे। ऑनलाइन में तरीका यही है कि अभी सिर्फ सुनिए समझिए, जो नहीं समझ में आता है हमसे बार बार पूछिए, हम बताने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, दोबारा
जब भी टाइम मिले आज ही का आज रात तक सारा होमवर्क हो जाना चाहिए, चाहे 12 बजे रात, जैसे 12:02 में आप भेजे हैं, 12 बजे 1 बजे होमवर्क हमारे मोबाइल पर आ जाना चाहिए। आप यूट्यूब दोबारा खोलिए, उससे जा करके आप समझिए और लिखते चलिए, दोबारा में याद होते चला जाएगा सारा। फिर एक बार बैठ करके उसको आधा घंटा में रट्टा मार दीजिए जिसको कहते हैं, है ना, काम खत्म। तब ना जाके स्टडी होगा, ऐसे कैसे स्टडी होगा? हम सिर्फ मेरा मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम एक बार 1 घंटा पढ़ाएंगे, आपको 4-5 घंटा पढ़ना पड़ेगा उसको बार बार, और तब मजा आएगा। देखिए ना इस चैप्टर में क्या क्या है। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आइसो मतलब कि बारीक प्रोसेस से चालू करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ वगैरह सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बात को अच्छी तरह से। हम लोग पढ़ेंगे आज जो है सेकेंड प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ेंगे। आइसो मीन्स होता है समान, मतलब इक्वल। देखिए यही सब बात बोल रहे हैं आप लोग। अब लिखा हुआ रहेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए तो आइसोबारिक लिखा रहेगा, सिर्फ आप वही उतार लीजिएगा। लेकिन दोबारा वीडियो जब देखिएगा तो सुनिएगा तो ये तो समझ में आएगा कि आइसो मतलब होता क्या है। आइसो मतलब होता है समान, कांस्टेंट, जो नहीं बदलता हो। अब बारीक यूनिट जो आया है प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट आप बार समझते हैं, इसीलिए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। और बार बार हम कह रहे हैं, हम लोग गैसियस स्टेट के लिए यहाँ पढ़ते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं होता है। लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर नहीं होता है। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगता है, पीवी और एनआरटी का यूज होता है हमेशा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि वैसा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाकी दूसरा चीज वेरिएबल होगा। जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तीन ही को तो वेरिएबल होता है। याद कीजिए गैसेस स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 वेरिएबल है, और वही आपको होता है। क्योंकि जैसे ही सिस्टम क्लोज कीजिएगा तो उसके अंदर का मोल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसके बारे में फिर सोचना है। वेरिएबल तो 3 ही है ना। मोल एक वेरिएबल है, लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैसा मतलब कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो उसमें अगर आप एक सिस्टम कंसीडर कर लीजिएगा, जैसे आप अपने रूम को कंसीडर कर लीजिए, रूम को पैक कर लीजिए, तो रूम के अंदर जितना गैसेस पार्टिकल है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। पंखा चलाइए, एसी चलाइए, उसको जो भी उड़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कहने का मतलब है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब एक बार ले लिए तो उसके अंदर मोल फिक्स हो जाता है, तो मोल चेंज करेगा नहीं। अब हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगा। जैसे इसके पहले पढ़े थे आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। क्या था? जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पर आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट है। यानी इसमें एक पॉइंट सबसे पहले यही लिखाएगा, इन दिस प्रोसेस, इन दिस, देखिए ऐसे पूरा नाम लिखना, इन दिस प्रोसेस लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए इन दिस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। मतलब कि सब लोग शॉर्ट में भागते हैं, बोलते हैं सब लोग शॉर्ट में बुक, लेकिन पूरा लैंग्वेज इसी तरह से लिखाता है ना। एग्जाम ही पूछेगा तो इसी तरह से, इसीलिए हम लोग का आदत हो गया है आधा बोलने का, है ना। इन दिस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस सिर्फ लिखिएगा। इन दिस प्रोसेस क्या? प्रेशर ऑफ सिस्टम, कौन सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन सेम, यानी कि कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। प्रेशर नहीं बदलेगा, बस समझ लीजिए P बराबर कांस्टेंट है, ये बात आ गया। देखिए कोई भी प्रोसेस पढ़िए, 4-5 प्रोसेस पढ़ाएंगे, कोई भी प्रोसेस पढ़िए, सभी प्रोसेस में एक ही बात होगी। सबसे पहले दिमाग में ये लगाना है कि उसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के बाद ये दिमाग लगाना है कि उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं पिछले क्लास से, चलता रहेगा अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने कहा ना कि 0th लॉ तो तुरंत खत्म हो गया था, उसमें तो म्यूचुअल फ्रेंड वाला कहानी था और कहानी खत्म हो गया था 2 मिनट में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस में देखिए स्टडी करने का तरीका क्या है उसको समझिए। आप लोग रट्टा मारते हैं उस तरह से नहीं, समझ के कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
उसमें क्या है कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी प्रोसेस है हर एक प्रोसेस को बारी बारी से पढ़ेंगे और हर एक प्रोसेस में कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, वर्क डन निकल जाएंगे तब फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, है ना। इतना सब होने के बाद और जो फॉर्मूला डेराइव होगा हो सकता है वो करेंगे, फिर ग्राफिकल भी वो स्टडी करेंगे और सारा प्रोसेस पढ़ लेंगे तब न्यूमेरिकल्स आपको बनेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आपको लगे कि नहीं सब प्रोसेस आपको आता है, क्योंकि किस प्रोसेस का न्यूमेरिकल होगा ये हमको थोड़ी पता चलेगा, वो तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको प्रोसेस ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन निकालते हैं इस प्रोसेस में। तो अब अगला स्टेप तो हम बोले ना कि वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन जो होगा इस प्रोसेस में डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? पी डेल वी होता है। याद कीजिए वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल वी होता है, पहले स्मॉल वर्क डन लिखा हुआ डी डब्ल्यू, लेकिन आपका यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है? वेरिएबल है। वॉल्यूम क्या है आपका? वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल है तो प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन बराबर आप लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बराबर डेल डब्ल्यू मतलब लार्ज चेंज बराबर क्या लिखिए? स्मॉल चेंज था तब पी और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी होगा कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक, मतलब V1 से V2 तक। V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम और V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। V फॉर वेलोसिटी नहीं, याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स में V मतलब वेलोसिटी नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा बार बार। तो यहां से इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो आपको पता है dV का इंटीग्रेशन V होता है और लिमिट आप रखिएगा V1 से V2 तक, और जब इसको लिखिएगा तो लिखिएगा P अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन हो गया। और इसी को तब तो लिख सकते हैं डेट इज वर्क डन, डेट डब्ल्यू जो होगा वो P V2 माइनस V1 को डेल भी कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हैं, इक्वल टू NR डेल T भी होगा। कहिए कैसे? तो याद कीजिए कैसे, PV बराबर NRT होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पर इस फार्मूला में P कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, और RT भी कांस्टेंट है। तो बताइए जब चेंज इन वॉल्यूम होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा कि नहीं? प्रोपोर्शनल। चेंज इन वॉल्यूम होगा तो चेंज इन होगा कि नहीं? इसलिए चेंज इन वॉल्यूम को चेंज इन टेम्परेचर से रिप्लेस कर दिए, और प्रेशर कांस्टेंट था तो उसके बदले NR से कर दिए। यानी कि यहाँ पर अब हम आपसे पूछेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक तो सिर्फ पूछे थे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तब बोलते थे P डेल V का इंटीग्रेशन। अब हम पूछेंगे आइसोबारिक प्रोसेस में, अगले क्लास में एकदम सब लोग को याद होना चाहिए, हम 2 घंटा 3 घंटा पूछते ही रह जाएंगे। आज ज्वाइन नहीं कीजिए, उनको फोन लगा के घर पर पूछेंगे, सब लिस्ट हम रखे हुए हैं कॉपी में बना करके, कौन कौन क्लास करते हैं नहीं करते हैं जो, ठीक है। हम अगले क्लास में हर हाल में सारा प्रोसेस का सारा फॉर्मूला और कंसेप्ट पूछेंगे। तो एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस जो होगा P डेल V इक्वल टू NR डेल T, यानी दो फार्मूला होगा, P डेल V होगा और NR डेल T होगा। अब देखिए यदि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा इस प्रोसेस में, क्योंकि सिंस P बराबर कांस्टेंट है, जब P बराबर कांस्टेंट है तब P बराबर P कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट, तब V डायरेक्टली इक्वल टू T होगा। अब फार्मूला बनाने के लिए क्या होगा? V2 बटा V1 इक्वल टू T2 बटा T1 होगा। सारा फार्मूला याद होना चाहिए। आइसोबारिक प्रोसेस में ये फार्मूला लागू होता था, जबकि आइसोकोरिक में क्या होता था? P1 बटा P2 इक्वल टू T2 बटा T1 होता था। याद कीजिए सारा प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा, मतलब आज 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, पिछला क्लास मिला करके ना आपको 4-5 बार वीडियो देखना पड़ेगा रिप्ले कर करके। ये नहीं कि फास्ट में लिख लिए कहानी खत्म, उतारने से नहीं होगा। इसी तरह से हमारा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं एकदम रियल अनुभव होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो V2 बटा V1 इक्वल टू T2 बटा T1 हो गया यहाँ पर। अब हम लोग वर्क डन निकाल लिए, तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। क्या? जो हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में
वो कुछ वर्क डन करेगा और कुछ क्या करेगा, आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। तो कितने लोग बता सकते हैं? प्रियांशी माइक ऑन कीजिए अपना। आप बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। नहीं याद किए हैं? पिछले क्लास में आप उसको 2 बार हमसे पूछे थे कि सर इसका फॉर्मूला कैसे होगा, हम डिराइव करके दिखाए थे। एन सी भी डेल टी प्रूफ करके दिखाए थे। एन सी भी डेल टी याद कीजिए, आप कॉपी पलट के देखिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में उस फॉर्मूला को हम डिराइव किए हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेल यू बराबर जो होता है एन सी भी डेल टी होता है। फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंसेप्ट। इसीलिए थर्मो देखिए जेई मेन इस बार 2021 में 2 बार एग्जाम दिया ना, दोनों बार थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन डाला है। अब सोचिए कि छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहा है, 25 में 2 क्वेश्चन का वेटेज है, जबकि 30 में 40 गो चैप्टर है। तो इस चैप्टर का वेटेज अगर 2 क्वेश्चन है, नीट में 2 क्वेश्चन पूछता हर एक साल, जे एडवांस में 1 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर एक साल, तो जरूर इसका कुछ तो वैल्यू होगा, ऐसे तो नहीं होगा वैल्यू। इसलिए इसमें फार्मूला का खजाना और कंसेप्ट का खजाना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आपको याद है कि क्या होता है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला जो होता है आपका पहले इसको स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रात भर लैपटॉप चालू करके छोड़ देते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ ध्यान से, अभी जो पढ़े थे आपको तो याद नहीं, लेकिन हमको याद है क्या पढ़े थे। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू बराबर ऑलवेज फार्मूला होगा, हमेशा एनसीवी डेल टी होगा, बस इतना ही याद कर लीजिए। चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग दिमाग में सेट कीजिए, लिखिए नहीं, सब लोग याद कीजिए कि यही फार्मूला सिर्फ होगा, एनसीवी डेल टी होगा, एनसीवी डेल टी होगा चेंज इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, बस इतना ही याद रखना है। अब देखिए बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखेंगे तो आपको पता है जो हीट सप्लाई करेंगे वह डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होगा। लेकिन ये तो फार्मूला था कि हीट सप्लाई करेंगे जो कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, कुछ वर्क डन करेगा। लेकिन हम अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रोसेस में लगा रहे हैं? आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, किस प्रोसेस में लगा रहे हैं? आप लोग बोलिए जल्दी से। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक, आइसोबारिक जो पढ़िए उससे मतलब हमको नहीं है। आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसका मतलब हीट सप्लाई जो हो रहा होगा यहाँ पर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है हीट सप्लाई? है कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है यानी हीट सप्लाई। ये सब दिमाग लगाना रहता है, यही सब तो दिमाग लगाना रहता है फिजिक्स में, यानी कि फार्मूला जब दूसरे जगह यूज करते हैं तो किस केस में यूज कर रहे हैं। तो हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस में कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे लिखाएगा ये फार्मूला। तो हीट सप्लाई जो होगा आइसोबारिक प्रोसेस में एगो फार्मूला जानते थे, ऑल्सो याद कीजिए, पढ़े थे डिफिनीशन में सीपी और सीवी का डिफिनीशन। तो आप लोग बताइए कोई कि सीपी का फार्मूला क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? चलिए हर्षिता बोलिए आप।
हर्षिता बोलिए। डेल क्यू बाई एन डेल टी। यानी कि डेल क्यू बाई एन डेल टी। तो आप जानते हैं कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला जो होगा एनसीपी डेल टी होगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? फॉर्मूला डेफिनेशन में लिखा चुके थे। यस सर। और डेल यू का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है और डेल डब्ल्यू अभी निकाले हैं इस प्रोसेस में। तो नाउ अब डेल क्यू एट पी का फॉर्मूला लिखेंगे एन सी पी डेल टी। किसके बराबर? इसके बराबर ये लिख रहे हैं, इसलिए बोले स्क्रीनशॉट से लिखिएगा तो केवल छाप लीजिए फट से। आप छापिए नहीं, लिखते समय यूट्यूब से वीडियो ऑन कर करके और सामने समझ समझ के लिखिए। अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि इसके बदले ये लिखे हैं, अब कॉपी में स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ी लिखा लेगा कि इसके बदले ये लिखाया है, वो तो सीधे छाप लेते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये समझ लीजिए। और डेल यू के बदले क्या लिखेगा? ये वाला फॉर्मूला एन सी भी डेल टी। और डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला भी निकाले थे एन आर डेल टी। कहे सर पी डेल भी क्यों नहीं लिए? तो जैसा देश वैसा भेष, मतलब समझते हैं ना। हम पी डेल भी लेंगे, यहाँ सब जगह डेल्टी था, तब पी डेल भी लेकर के समझ रहे ना, सीरीज नहीं बनता अच्छा से। अब देखिए यहाँ एन, यहाँ डेल्टी, यहाँ एन, यहाँ डेल्टी, यहाँ एन, यहाँ डेल्टी, सब कॉमन आके खत्म। बच गया सी पी इधर, उधर सी भी प्लस आर, और सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोई बता सकते हैं केमिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे तो अब इस फॉर्मूला का नाम क्या है? मेयर इक्वेशन। हाँ, मेयर्स इक्वेशन नाम है। क्या नाम है? मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन नाम है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, Cp माइनस सी भी इक्वल टू आर। अब देखिए फॉर्मूला का खजाना बनाते हैं। अभी आप लोग याद एगो टर्म पढ़े थे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस टू द कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए हैप्पी राज बोलेंगे वो फॉर्मूला क्या होता था? गामा बराबर सीपी बाई सीवी। वेरी गुड, लगता है पढ़ के रखे हैं। तो यानी गामा बराबर जो होता था फॉर्मूला ये सीपी बटा सीवी होता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना शॉर्टकट मार दिए। हम नहीं शॉर्टकट मारे, हम पहले ही बोले थे नाम याद करके रखिएगा। हमारे पास इतना लंबा बोर्ड नहीं है कि हर बार लिखेंगे। देख रहे इसका नाम कितना बड़ा था? इसका नाम, इस सीपी का नाम था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इतना बड़ा इसका नाम था, उसका नाम था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इतना बार बार कोई बोलेगा और लिखेगा, आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। जब इतना आप जान गए तो आपको पता है ना कि सीपी बराबर होगा गामा गुने सी भी, तिरछा गुना कर देंगे तो। अब आपको ये भी पता है कि इस मेयर्स इक्वेशन में सीपी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जब मेयर्स इक्वेशन में जब ये सीपी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो सीपी का वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा गामा इंटू सी भी और माइनस सी भी इक्वल टू आर। देख लिए ध्यान से। और इसके बाद सी भी कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा आर बाई गामा माइनस वन। सब फॉर्मूला आ रहा है। सीवी का फॉर्मूला डायरेक्ट, कभी भी क्वेश्चन में सीवी का वैल्यू नहीं दिया जाता है, आपको इसी फॉर्मूला से याद रखना है। आर का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन कान खोल करके और दिमाग खोल करके सुन लीजिए, केमिस्ट्री वाला आर का वैल्यू मत यूज कीजिएगा 0.82। यहाँ पर फिजिक्स में एस यूनिट में यूज करते हैं, इसलिए आर का वैल्यू 8.31 यूज कीजिएगा हमेशा, नहीं तो आंसर में बहुत 100 गुना का फासला भागेगा आपका। आए बात समझ में? अब आपको सीवी का फॉर्मूला भी पूछेंगे आर बाई गामा माइनस वन, तो सीपी बराबर भी लिख ही लेते हैं। सीपी बराबर फिर यहां से लिखें, सीपी बराबर है गामा गुने सीवी, और सीवी का वैल्यू आ गया
इसलिए Cp का जो फार्मूला जाएगा, देखिए Cp बराबर है गामा गुने Cv, तो हो जाएगा गामा R बाई गामा -1। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना फार्मूला आ गया, यानी सारा फार्मूला हम पूछेंगे। इस बात की फुल गारंटी है अगले क्लास में, है ना, एकदम। आज जो क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा उनके घर के नंबर पर कॉल करेंगे, मम्मी पापा को आप पर कॉल नहीं करेंगे, और कॉल करके पहले कह देंगे कि आप वहीं रहिएगा, लाउड स्पीकर पर हमसे बात करवाइए। 2 दिन पहले जो पढ़ाए हैं वो फार्मूला सब पूछते हैं, अब बिना कॉपी पे कई वो सही बताते हैं, ये समझ लीजिएगा, है ना। इसलिए फार्मूला सब याद ही होना चाहिए हर हाल में। तो हम लोग यहाँ पर इसमें यानी कि देख लीजिए आइसोकोरिक में जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो मजा आ गया था, फार्मूला एगो निकल के आ गया था। आइसोबारिक में तो फार्मूला का खजाना लग गया, सबसे पहले वर्क डन भी हो गया। वर्क डन का फार्मूला आइसोबारिक प्रोसेस में पी डेल वी या एनआर डेल टी हुआ, 2 गो फार्मूला हुआ। तीसरा यहाँ पर हम लोग इंटरनल एनर्जी का फार्मूला पढ़ लिए, एनसीवी डेल टी। चौथा यहाँ जो हीट सप्लाई हुआ डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ते हैं इसलिए हीट यहाँ आइसोबारिक प्रेशर के लिए यूज हुआ होगा, यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज हुआ है। अब सारा टर्म को हम पुट कर दिए, यहाँ से एक मेयर्स इक्वेशन आ गया Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अब बहुत लोग ऐसा भी बोल सकते हैं Cp बराबर Cv प्लस R, ये भी मेयर्स इक्वेशन है, लेकिन हमको ये वाला फॉर्मूला ज्यादा पसंद है। अब आपको क्या पसंद है पता नहीं। तो गामा बराबर Cp बटा Cv पहले डेरिवेशन में डिफिनीशन में लिखा चुके हैं। अब यहां से आ गया Cv बराबर R बाई गामा -1 और Cp बराबर R बाई R गामा R बाई गामा -1। हम पूछेंगे कि Cv का फॉर्मूला बताइए गामा के टर्म में, Cp का फॉर्मूला बताइए गामा के टर्म में, और जानते हैं अभी तुरंत मीटिंग एंड होने वाला है, इसलिए मीटिंग को एंड करते हैं, फिर रिकनेक्ट करते हैं और तब धमाल मचाएंगे फार्मूला का। इसलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट तो लेने देंगे नहीं कि लेंगे? लीजिए जल्दी से, एक बार लीजिए जल्दी से लीजिए, नहीं तो कट जाएगा मीटिंग अपने से। क्या होगा? देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे फिर से, अभी जो चलेगा वह आइसो बारिक प्रोसेस में ही चलेगा, ठीक है। अभी आइसोबारिक प्रोसेस में ही चलेगा आपका हर हाल में अब, ठीक है। तो देखते हैं आगे यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है आगे। तो देखिए एक बात तो पहले समझ लिए, सारा फार्मूला हम निकाल लिए, है ना। अब यहाँ पर गैसेस लिखते हैं, गैसेस, और लिखते हैं गामा। गामा का नाम याद है आप लोग को? लिखते हैं Cv और लिखते हैं Cp, और इसका एक चार्ट बनाते हैं जो कि आपको याद भी करवा देंगे हर हाल में। हम आपको अभी का अभी, कोई लेट नहीं होगा। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई या पॉली एटॉमिक, ठीक है। चलिए किन्हीं से पूछेंगे, ठीक है। चलिए दिलखुश कुमार जी आप बोलिएगा कि मोनो एटॉमिक गैस का कोई एग्जाम्पल आप बतला दीजिए, 1-2 गो। हम एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं अभी यहाँ पर, मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, आपको सिर्फ बताना है और कोई नहीं बताएंगे।
मोनोएटॉमिक गैस। चलिए आस्था कुमारी, उनका अब टाइम खत्म हो गया। मोनोएटॉमिक Yes, गैस sir. का एग्जांपल मोनोएटॉमिक का एग्जांपल बताइए, मोनोएटॉमिक गैस सर का। कोई भी सिंगल गैस ऑक्सीजन हो गया, मतलब सिंगल में अगर रहेगा ना सिंगल स्टेज में तो वो नहीं, उसको हमको मोनोएटॉमिक आंसर गैस चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आंसर चाहिए। ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक होगा कि नहीं ये बताइए। हाँ होगा। चलिए तो आप भी अपने आप को गौन कीजिए, उसका आंसर पर इंतजार कीजिएगा। आयुष रंजन, आयुष रंजन, आयुष रंजन 001, कहाँ सो गए हैं? यस सर, यस सर, यस सर। इतना लेट? चलिए मोनोएटॉमिक का एग्जांपल बताइए जल्दी से। सर जो सिंगल आइटम होगा वो सिंगल। हम एग्जांपल पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन होगा कि हाइड्रोजन होगा, ऐसे बताइए हमको, फार्मूला के रूप में बताइए हमको। सर हम बताएं? हाइड्रोजन सर। चलिए 1 मिनट, शिवम बताएंगे। सर जीरो ग्रुप वाला। हम हीलियम, क्वेश्चन नियॉन, कुछ और, आर्गन। आप बंद कीजिए अपना माइक, हम समझ गए, वो नहीं बताना है, हमको आंसर चाहिए। खुशी कुमारी आप बताइए। सर हम बताएं? हम हाँ बता। खुशी कुमारी बताइए जल्दी से। सर हीलियम। खुशी, हाँ हीलियम, वेरी गुड, आर बहुत अच्छा, हीलियम होगा। और कौन होगा जो आर्गन। नोबेल गैस है? सर हम वही तो बोल रहे थे। आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, एग्जाम्पल पूछे थे हम, पूरा सीरीज और उसका कहानी और खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे थे। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। तो ठीक है, माइक अपना ऑफ कीजिए। सभी लोग सुन लिए ना कि नोबेल गैस यानी कि आपका क्या होगा? हीलियम होगा, आर्गन आर्गन। होगा, हीलियम होगा, आर्गन होगा, ये सब ईटीसी जो है आपका क्या होगा? आपका मोनोएटॉमिक गैस होगा। बात समझ में आ गया है? चलिए अब कोई नहीं बोलेंगे। मधुप्रिया, अपना माइक ऑन कीजिए। यस। मधुप्रिया, आप होमवर्क हमको नहीं भेजते हैं, हम आपको फोन करेंगे आज आपके घर पर, समझ लीजिए। हम दिन भर लगे रहते हैं आप लोग के पीछे, आपको पता नहीं है। आप लोग का क्लास खत्म होता है, वीडियो को पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको ज्वाइंट करते हैं, अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पर जो भेजते हैं उनका होमवर्क देखते हैं, है ना, गुड, वेरी गुड लिख करके भेजते हैं, और आपका तो आता ही नहीं है। तो घर पर तो कॉल करेंगे ही हम, क्योंकि आपसे अभी पैसा भी लेना है हमको 5,000 रुपया, और है ना ड्यूज है जो। अब 5,000 और दे दीजिएगा तब फिर कॉल नहीं करेंगे। जिनका फुल पेड हो जाएगा उनको कॉल करना बंद कर देंगे, है ना जी। चलिए आप बताइएगा मधुप्रिया, डाई एटॉमिक गैस का एग्जांपल बताइए, नाम बोलिएगा, हमको पूरा कहानी से नहीं मतलब है। ऑक्सीजन। बोलिए जल्दी से। सर ऑक्सीजन। ठीक है, आस्था कुमारी आप बोलिए एग्जांपल। सर हाइड्रोजन। ठीक सर है, हम बोले हाँ बोलिए। O2। हाँ तो वही हुआ, O2, H2, है ना, ये सब जो है हीलियम आपका नियॉन भी ना N2। होगा सर। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। हीलियम नियॉन भी ना होगा इसका एग्जांपल डायटोमिक का। हीलियम नियॉन होगा? कौन केमिस्ट्री वाले सर से पढ़ते हैं? हम लाइए उनको फोन कर देते हैं, तब आपको समझ जाइए कि क्या होगा। O2 होगा, H2 होगा, N2 होगा, जिसमें 2 लगा रहता है ना, वो डाई एटॉमिक होता है। CO2 भी होगा सर। दो एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बने, CO होगा, NO होगा, CO2। ये सब होगा जो डाई एटॉमिक होगा। बोलिए आगे, किन्हीं को CO डाउट है तो तो बोलिए। हो गया ना, तो एटॉमिक कैसे होगा? क्या? सर CO तो 2 एटम हो गया ना, तो ये दोनों दो मॉलिक्यूल मैंने एटम हो बन गया। जाएगा CO ना। लिखा है, CO2 नहीं लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है। CO2 इतना भी तेज समझ डायटोमिक नहीं। होता है सर। CO2
डायटोमिक डायटोमिक होता है। डायटोमिक होगा। CO2 देखिए पॉलीएटॉमिक में जा रहा है। CO2 O3 होता डायटोमिक में सर। N2O N2O, इसमें तो बहुत सारा एग्जांपल है। N2O अब समझ में आ गया। चलिए केमिस्ट्री का है, आज के हिसाब से 100 रुपया सब लोग को भेज देना अलग से। ये केमिस्ट्री वाले सर का जिम्मा था जो हमसे पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका जो गामा का वैल्यू है ना, वो आपको लर्न करना है। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, डायरेक्ट लर्न करना वैल्यू, है ना। वैल्यू होता है, वैल्यू दो तरह से लर्न किया जाता है। बुक में जो लिखा रहेगा इसका वैल्यू, तो हम बुक वाला नहीं, पहले हम अपना हिसाब से लिखते हैं। 5/3 इसका वैल्यू होता है। इसका 7/5 वैल्यू होता है, और इसका 9/7 वैल्यू होता है। अब बुक में लिखा रहता है ऐसे 1.67, 1.4 और 1. आप समझ सकते हैं 29 नहीं, या 1.3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 721 हो जाएगा लगभग। 29 या 3 ऐसे याद कर लीजिए। यानी कि ये वैल्यू याद कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, आपको क्वेश्चन बनाने में परेशान कर देगा। ठीक है, तो आपको लर्न करना है ये वाला वैल्यू 5/3, 7/5। लर्न करना कितना आसान है, 5/3, फिर दो सब ऊपर नीचे बढ़ा दिया, फिर दो ऊपर नीचे बढ़ा दिया, कहानी खत्म। 5/3, 7/5, 9/7। अब आपको फार्मूला की बारी है। तो सीभी का इतना तो चार्ट बना रहे हैं ना, चार्ट वाले को घेर लेते हैं पहले। ये चार्ट है, ये चार्ट को एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। अगला क्लास में हम क्या क्या पूछेंगे तब ना बोले, अगले क्लास के आने के पहले समझ लिया आपका धमाका होने वाला है। संडे आपका जीना हराम है। इसका संडे सैटरडे तो अलग ना, फिर मंडे को ना इसका क्लास चलेगा। देखिए क्या क्या होगा यहाँ। सीभी का फॉर्मूला भी पढ़े थे, R/γ-1, ये पढ़े थे। अब बताइए मोनो एटॉमिक गैस का गामा होता है 5/3, तो सीभी बराबर लिखिएगा R/5/3-1। फिर से सॉल्यूशन कीजिएगा सीभी, तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो होगा 3R/2 आ जाएगा। किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। यानी मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये वैल्यू होगा सीवी का 3R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी जब निकालिएगा तो सीपी का फॉर्मूला होता है गामा इंटू सीवी। क्या होता है, गामा इंटू सीवी होता है, याद कर लीजिए। तो गामा इंटू सीवी होता है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर R/γ-1 होता है, R/γ-1 उधर से भी कर सकते हैं। तो सीभी जब निकल गया तो इधर से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, सीपी बराबर होता है सीभी प्लस आर होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। जो फार्मूला से आपको निकालना निकालिए, सब फार्मूला से आंसर वही आएगा। तो आप बताइए 3R/2 प्लस आर बराबर क्या होगा, एलसीएम लेके 5R/2 हो जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा 5R/2 होगा। ठीक है, उसी तरह से अब चलते हैं डाई एटॉमिक वाले के लिए। तो सीभी बराबर जो होगा R/γ-1, तो डाई एटॉमिक का गामा 7/5 लेंगे, तो 7/5 -1 एलसीएम लेंगे तब 5 में से मतलब 2 और 5 ऊपर, तो सीभी बराबर आ जाएगा 5R/2। यानी ये वैल्यू आ जाएगा आपका 5R/2। देखिए फिर उसी तरह से जब आगे निकालेंगे किसका, सीपी का, तो अब की बार सीपी इस फॉर्मूला से निकाले थे ना, सीवी प्लस आर से ना, अब की बार निकालते हैं गामा गुने सीवी से। तो गामा गुने सीवी, तो गामा का वैल्यू तो 7/5 था और सीवी का वैल्यू 5R/2 था, तो 5 से 5 कट गया, 7R/2 आ गया। यानी ये फॉर्मूला आ गया 7R/2। तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, देखिए सीरीज बैठ गया 3R/2। इसको शॉर्ट में कहते हैं 1.5R, इसको शॉर्ट में कहते हैं 2.5R, इसको शॉर्ट में कहते हैं 2.5R
इसको शॉर्ट में कहते हैं 3.5 आर। तो 1.5, अढ़ाई, अढ़ाई, 3.5, तो यहाँ 3.5 होगा, यानी 7r/2 होगा, यानी 3.5 आर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4.5, 9r/2 होगा, यानी 4.5 आर होगा। देखिए लर्न करना इसका बहुत आसान है। 1.5, अढ़ाई, अढ़ाई, 3.5, 3.5, 4.5। देखिए हम हिंदी में याद किए थे क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे। अब सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे रटना है, बिहार बोर्ड वाले को कैसे रटना वो सुन लीजिए। लेकिन अगले क्लास में तो हम पूछेंगे, जानते हैं क्या क्या खतरनाक चीज। अब सोच लीजिए ये चार्टे पेपर बहुत खतरनाक हो गया आपके लिए। कहेंगे डाई एटॉमिक गैस में सीपी का वैल्यू क्या होता है, 7r/2। पूछेंगे पॉली एटॉमिक गैस में सीवी का वैल्यू कितना होता है, 7r/2। ऐसे फट से जवाब देना है। पूरा कहानी, बहुत लोग कहानी हमको कहने लगते हैं, एक्सप्लेनेशन हमको करके क्यों सुनाते हैं। हमको एक्सप्लेनेशन पहले से पता है, हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। जैसे पूछ रहे थे मोनोटॉमिक गैस का एग्जांपल, तो सर ये ग्रुप वाला होगा। अरे भाई ग्रुप वाला होगा, ये वो कह रहे हैं कि सर सिंगल आइटम वाला को मोनोटॉमिक कहते हैं, वो तो सबको पता है। हम एग्जांपल ना पूछ रहे हैं, वो बताइएगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। समझ गए कि आप कितना अच्छा से याद करके रखे हैं जो। यानी कि ये चार्ट पेपर आपको हर हाल में लर्न होना ही चाहिए, बस समझ लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब इसका एक बार। एकदम हर हाल में लर्न होना चाहिए, एग्जाम्पल भी लर्न होना चाहिए। हम तो ऐसे पूछेंगे कि ऑक्सीजन गैस का सीपी का वैल्यू क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का सीपी का वैल्यू क्या होगा, तब कैसे बताइएगा। पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सीपी का वैल्यू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सीवी का वैल्यू क्या होगा। हम बहुत कुछ पूछेंगे डायरेक्ट, बस इतनी ही सोच लीजिए। हम छोड़ने वालों में से है नहीं, एकदम हर हाल में पूछेंगे। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर वो पॉलीएटॉमिक में होता है वो 8/6 ना होता है। पॉलीएटॉमिक में 8/6, यस सर। वो भी है 4/3, बात बराबर है। 8/6 भी लिखिएगा तो बात बराबर आएगा। हम लर्न करने का 8/6 को कीजिए 4/3, तो देखिए 1.3। यस सर, ये 1/3 ठीक है। यस। मतलब हम लर्न करने का ये वाला वैल्यू आपका सब सेम रहेगा बुक में दिया हुआ। हम ये लर्न करने का अच्छा तरीका बताएं, इसलिए वैसे हम लिखे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, और किन्हीं को कोई कॉस्ट है तो बोलिए। हो गया। देखिए एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। देखिए हम यहीं पर लिख देते हैं, फिर से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। देखिए पीवी बराबर एनआरटी को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो आर बराबर जो हो गया पीवी बटा एनटी हो गया कि नहीं, फार्मूला हो गया ना, सब लोग को समझ में आ गया। आर बराबर क्या हो गया, पीवी बटा एनटी हो गया। सब लोगों को समझ में आ गया बात। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए माधुरी आप बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा आर का। आर का एसआई यूनिट बोलना है, केमिस्ट्री वाला रट्टा मार के नहीं बोलना है। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसका नाम। आर का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नाम है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, चलिए जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। चलिए दूसरे से पूछते हैं। आप मिन्नी कुमारी आप बताइए जी, सब लोग क्या क्या पढ़े तुरंत याद हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। सर नहीं याद है। नहीं याद है, यहाँ देख करके बताना है, रटना थोड़ी है। यहाँ ऊपर लिखल है आंसर,
वो देख के बोले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या किए हैं पता नहीं। आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ, उसके बाद पूछ रहे हैं। क्या दिमाग काम? कितने लोग का दिमाग काम कर गया? हाथ उठाइए। मतलब बहुत लोग को काम कर गया। हैप्पी राज, आप बोलिए क्या होगा आंसर? जूल पर मोल केल्विन। पर मोल पर केल्विन होगा। देखिए अभी मतलब देखिए ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, आप हमको बोलने दीजिए, ठीक है? हाँ तनुज कुमार, आपको भी समझ में आ गया? शुभम राज, आपको भी समझ में आ गया? हमको भी समझ में आ गया। देख लिए ध्यान से कैसे, क्योंकि ये वर्क डन का फॉर्मूला जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डेल डब्ल्यू बराबर पी डी भी पढ़ रहे हैं, डेल भी यानी प्रेशर गुने वॉल्यूम जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है। दिस इज द प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये वर्क डन हो गया। तो इसका यूनिट हो गया क्या? जूल हो गया, नहीं हो गया? अब मोल का तो मोल होवे करता है, और टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो आर का जो वैल्यू हमको यूज करना है ना, 8.31 यूज करना है। याद कीजिए, हम पूरे इस चैप्टर में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 8 का वैल्यू इतना यूज करेंगे। आ यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब प्रोसेस को समझिए, सब चीज में रखता हुआ ऐसे नहीं मारिए, हम प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया? यहाँ पर 0.082 केमिस्ट्री वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रेशर को एटीएम में लेते थे, वॉल्यूम को लीटर में लेते थे, उस वाला चीज को नहीं यूज करना है। आपको हर हाल में आर का वैल्यू यही यूज करना है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? क्या बोलिए? कैलोरी में यूज नहीं करेंगे। कैलोरी में क्या चीज? कैलोरी में यूज नहीं करेंगे। कैलोरी नहीं, कोई नहीं। यहाँ फिजिक्स में सिर्फ ओनली एसआई यूनिट, आपको जेई एडवांस तक यही यूज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में रहेगा तो ऑप्शन देख करके आप बनाइएगा, लेकिन फिजिक्स में 100% 2000 के बाद जितना क्वेश्चन आया है आपको इसमें सब में यही वाला यूज करना है। बस इतना ही याद कर लीजिएगा, कैलोरी वाला यूज नहीं करना है। सिर्फ आपको 8.314 होता है, लेकिन हम 31 तक ही लिखे हैं, ठीक है? तो एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तब फिर गड़बड़ हो जाएगा बात। एट 8.3144 होता है, 314 वही लिख लीजिए, 4 भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है ना? अब मिटा दें इसको। अब मिटाने के बाद अब धमाका होगा। देखिए अब धमाका होगा। पहले क्वेश्चन अब चलेगा एक आध गो, आप देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं यार, क्योंकि फार्मूला आपके पास है ना? एक क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, हाउ मच हीट एनर्जी absorbed by 10 gram of hydrogen how much heat energy absorbed by 10 gram of hydrogen when its temperature increase from 35 degrees centigrade to 50 degrees centigrade at फर्स्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकंड में कांस्टेंट प्रेशर। दो क्वेश्चन है, दोनों बनाइए। हाउ मच हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय गैस हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस
when its temperature increase from 35 to 50 degree C at constant volume at constant pressure। जल्दी से बनाइएगा फिर आगे बढ़ेंगे। प्रियांशी आपसे नहीं बना है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि क्वेश्चन बताते समय क्वेश्चन के समय पता चलेगा कि यूज कैसे करते हैं। जो देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए, एक लाइन का एकदम झंडू पंचारिस के जैसा क्वेश्चन था, एकदम आसान था। देखिए 10 ग्राम हाइड्रोजन है और आपको 10 ग्राम हाइड्रोजन है। एक बात समझ लीजिए, जो लोग केमिस्ट्री थोड़ा कम पढ़े हैं, हम भी थोड़ा बहुत कम ही पढ़े हैं लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, जब हाइड्रोजन लिखा रहे, ऑक्सीजन लिखा रहे और कुछ नहीं लिखा रहे तो हर हाल में डायटोमिक होगा, क्योंकि हमारे नेचर में ऑक्सीजन डायटोमिक में पाया जाता है, हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक में पाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए। क्वेश्चन आने पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत लोग को तो ये भी नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है। कितना मास होता है हाइड्रोजन का? 2 होता है, क्योंकि यहाँ डायटोमिक लेना है। तो 10 ग्राम, देखिए फार्मूला याद है कि फार्मूला लिख दें, वेट बटा मोलिकुलर वेट, छोड़िए वो सब आप लोग को याद है, बोल रहे हैं ना, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो 2 यानी 5 मोल आ गया आपको, यानी हाइड्रोजन का 5 मोल हो गया। पहला में कहता है आपको हाउ मच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का। तो डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ रहा है, वो फार्मूला होता है NCV डेल टी। अभी अभी बोले थे मोल 5 आ गया है। CV का जो वैल्यू होता है डाई एटॉमिक गैस का क्या होता है, CV का वैल्यू 7/5 7/5 होता है ना, 7/5 होता है CV का वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए। मोनो अभी हम बताए थे 5R/2 होगा। क्या होगा? 5R/2 होगा कि नहीं? आप ही लोग बोलिए। CV का वैल्यू अभी ना चार्ट पेपर में लिखवाए थे, याद करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा छोटा सा और आपको सारा डाटा अपने याद रखना है। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए याद कीजिए, बार बार बोलते हैं कि टेम्परेचर का फॉर्मूला रहे तो केल्विन में यूज करना है, और टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला हो तो जैसे रहे वैसे बना देना है। यानी 50 में से 35 घटा दिए 15 आ जाएगा, यानी कि 25 गुने 15 और 8.314 और डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा, इतना जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया हो गया सिस्टम। सेकेंड में क्या होगा? डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होता है NCP डेल टी होता है। तो यहाँ पर भी मोल तो वही रहेगा, केवल CP का वैल्यू बदल जाएगा, है ना। डाई एटॉमिक के लिए CP का वैल्यू क्या होगा? तो 7R/5 होगा। क्या होगा? 7R/5 होगा, 7R/2 होगा। और आपको 15, आपको कैलकुलेशन कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 35 यानी 15 × 35 × 8.314 डिवाइडेड बाय 2, इतना जूल। सब लोग को समझ में आ गया है? देख लीजिए, कहीं कोई कष्ट है तो बोलिए, फिर अगला क्वेश्चन देंगे। सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लीजिएगा। हम बोले हैं कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस वाला फॉर्मूला हो तो केल्विन में लीजिए या फिर आपका सेल्सियस में लीजिए, बात बराबर पड़ता है डिफरेंस में। केवल सिर्फ रहता, जैसे डेल्टी नहीं टी रहता ना, तो केल्विन में बदल के यूज करते हैं। आप केल्विन में बदल करके फिर से घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 15 ही आ जाएगा। ओके सर। और किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे आप लोग। चलिए तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन कोई बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है।
find increase in internal energy of find increase internal energy of 90 gram of oxygen when its temperature increase from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बनाइए क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन बनाइए जल्दी से फटाफट कीजिए। अब हमको बताने दीजिए। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। कैसे? आपको इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा था, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए कि डेल यू बराबर होता है एनसीवी डेल टी। एक के तो इसका एकलौता फार्मूले है, एकलौता फार्मूला है इंटरनल एनर्जी का, एकलौता, बस इससे ज्यादा कोई फार्मूला नहीं है। तो आप ही बताइए इसे एकलौते फार्मूले में मोल निकालना है। तो बहुत लोग मोल निकालने हैं गजब गजब मेथड से। भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 90 ग्राम दिए थे, 90 ग्राम, और बहुत लोग 16 से भागा दिए हैं, कोई 18 से भागा दिए हैं, वाटर समझ लिए हैं। ऑक्सीजन है O2 में होगा, O2 में सिर्फ कुछ नहीं दिया रहे तो डायटोमिक, याद कीजिए ये सब गैस। तो O2 मतलब 16 दूनी 32 होगा, मोल की संख्या ये होगा। और डेल्टी का वैल्यू कितना हो गया, 20 30 50 होता है, फिलहाल 30 हो गया। तो डेल यू बराबर तो फार्मूला आ गया। और सीवी का वैल्यू क्या होगा, डायटोमिक। कहिए सर डायटोमिक वाला सीवी क्यों लेंगे, तो क्योंकि गैस जो डायटोमिक था, ये सब अपने समझना। ऑक्सीजन कैसा गैस है, डायटोमिक गैस है, मोनोटोमिक नहीं है। नहीं तो लिखता ऑक्सीजन एटम, एटम लिख देता ना, ऑक्सीजन एटम, तब मोनोटोमिक वाला यूज करते हैं यहाँ पर सीवी का वैल्यू, और तब मोल में यूज करते हैं यहाँ 16। कुछ नहीं लिखे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, तो हर हाल में डायटोमिक होगा। इस बात को याद कर लीजिए, है ना। तब तो आपको पता चल गया होगा मोल का वैल्यू 90/32 हो गया, है ना। सीवी का वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा, डायटोमिक के लिए सीवी का वैल्यू 5R/2 होगा। तो 5 भी होगा, R भी होगा 8.314, और बाई 2 भी होगा, और इंटू 30 भी होगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी है तो बोलिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे पढ़ाना है। अभी इसमें बहुत सारा, अभी तो आइसोबारिक प्रोसेस चल रहा है। बोले नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स में टाइम लगता है थोड़ा सा। अब दिमाग खुला कि यूज कैसे होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ न दिया रहता, देख रहे हैं क्वेश्चन में सब छुपाया हुआ रहता, सब अपने से सोचना है। जब अपने से सोचना है तो लाइन बाय लाइन एकदम मेरे को जैसे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। इसके लिए 10 बार वीडियो देखिए, 20 बार देखिए, लेकिन देखिए जब मन करे चालू करके इसे छोड़ दीजिए, देखते रहिए। खाना खा रहे हैं चालू करके छोड़ दीजिए, इतना आसान तो सिस्टम हो गया, लिखना भी नहीं पड़ेगा। खाना खाते समय जो टीवी देखते हैं ना, टीवी के बदले इसी का वीडियो देखिएगा, है ना। चलिए, तो अब इसके आगे अभी बाकी था हम लोग को और भी कुछ चीजें, ग्राफिकल व्यू, उसको पढ़ा करके एंड करते हैं, क्योंकि 5 मिनट मेरे पास और टाइम है, 8:30 तक हमको पढ़ाना है। 5 मिनट और टाइम है मात्र मेरे पास। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद ग्राफिकल व्यू में आते हैं। ग्राफिकल व्यू, तो ग्राफिकल व्यू में सबसे पहले हम ऐसे लाइन खींचते हैं। आपको पढ़ रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, P जो है आपका कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट है, इसीलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, यानी V2/V1 इक्वल टू T2/T1 होगा। क्योंकि हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, इसलिए बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जब ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला है, यहाँ ध्यान में रखना है। और एक फार्मूला PV बराबर nRT होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, है ना। अब पहला ग्राफ जो खींचना है ना, आप ही लोग से पूछेंगे, एकदम दिमाग खोल के रखिएगा।
हमको पीवी ग्राफ पहले खींचना है, पीवी ग्राफ है ना। हमको क्या खींचना है, पहले पीवी ग्राफ खींचना है, इस बात को ध्यान दीजिए। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, पीवी ग्राफ खींचना है, ठीक है। जब पीवी ग्राफ खींचना है तो तनुज जल्दी से आप बताइए इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, पी के पैरेलल, भी के पैरेलल, परपेंडिकुलर, क्या होगा बोलिए जल्दी से। पी के कांस्टेंट होगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल कि तिरछा। हॉरिजॉन्टल, पी का हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड, सही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस पर रहे थे, प्रेशर कांस्टेंट था, इसीलिए आपका ग्राफ में ये होगा। एक में एरो इधर दिए हैं, एक में एरो इधर दिए हैं, यानी कि ये पहला ग्राफ हम इसको मान रहे हैं, इसको दूसरा ग्राफ मान रहे हैं, दो ग्राफ। यानी कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट यानी बाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ याद कीजिए, दिमाग में सोचिए, बाई बराबर सी का ग्राफ ऐसे ही खिंचाता था। आए बात समझ में। जल्दी से आप नाम बोलिएगा, पहला ग्राफ का नाम क्या होगा, जिनको बोलेंगे वो बोलेंगे, है ना, जिनको बोलेंगे वही बोलेंगे कि क्या होगा। तो हम नाम पुकारते हैं जल्दी से, नंदिनी। नंदिनी, पहला का नाम क्या होगा ग्राफ का, दूसरा ग्राफ सर बोलिए जल्दी से, नाम बोलिए ग्राफ का। इस ग्राफ का नाम क्या लिखे हैं। ग्राफ का नाम लिखते समय जो दिया रहता है उसको छोड़ के लिखते हैं, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर के टर्म में लिखाएगा। सर इस ग्राफ का नाम सर ध्यान नहीं आ रहा है। सर आइसोथर्मल। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। कितने लोग बता सकते हैं वो बताइए, अब माइक अपना ऑन कीजिए जो बता सकते हैं। चलिए बोलिए। आइसोबारिक टेम्परेचर इंक्रीजेस, आइसोबारिक, टेम्परेचर डिक्रीजेस, आइसोबारिक हीटिंग। आइसोबारिक हीटिंग। हाँ अब सोचिए, यही सोचना है सबसे पहले, आपको ये सोचना है कि प्रोसेस कौन सा है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबारिक। जो दिया हुआ है वो लिखेंगे नहीं, लेकिन यही तो लिखेंगे कि वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिधर एरो वॉल्यूम के तरफ दिया है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसलिए नाम होगा हीटिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग, और हीटिंग में कौन सा नाम जोड़िएगा, तो आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक हीटिंग इस ग्राफ का नाम होगा, और इसका नाम हो गया आइसोबारिक कूलिंग। आए बात समझ में। चलिए अब दूसरा हम लोग पीवी ग्राफ के बाद जो है दूसरा ग्राफ है जो पीटी ग्राफ खींचना चाहते हैं, भीटी ग्राफ खींचना चाहते हैं। भीटी ग्राफ, भीटी ग्राफ मतलब समझते हैं ना, कौन ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, है ना। तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ खींचना चाहते हैं तो याद कीजिए वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में क्या होना चाहिए। तो एक बात तो समझ गए कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो आप बताइए ग्राफ कैसा होना चाहिए, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, जिनसे पूछेंगे वही सिर्फ बताएंगे, ठीक है। खुशी कुमारी आप बताइए। बोलिए जल्दी से। सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल की इंक्लाइंड। वर्टिकल। गड़बड़ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। सर हम बताएं। इंक्लाइंड होगा, सर स्ट्रेट लाइन होगा। इंक्लाइंड होगा सर। डायरेक्टली इंक्लाइंड होगा। क्यों इंक्लाइंड होगा, क्योंकि ये पाई बराबर mx का ग्राफ आ गया है, ये पाई बराबर mx के जैसा ग्राफ आ गया है, और जीन से पार करेगा, ऐसे पार करेगा और ऐसे पार करेगा। देखिए हम पहले ही बोल देते हैं, केमिस्ट्री वाले सर आपको रटवाते हैं, हम रटवाते नहीं हैं, हम मैथ से खींच के दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा होता है याद कर लो, ऐसा नहीं होता है, ये मैथ के जैसा ऐसा होता है। लेकिन आप लोग कभी पढ़े होंगे कि वॉल्यूम किसी गैस का 0 होता है क्या? नो सर।
नो, तो केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं कि यहाँ से डॉटेड लाइन खींचो, तो हम भी डॉटेड लाइन खींच दिए, हो गया। ग्राफ तो वही रहेगा, नहीं ग्राफ तो वही रहेगा। अब इसका नाम 1 रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं, तो 1 का नाम क्या होगा और 2 का नाम क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं, बोलिए जल्दी से। नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। नो एक्सपेंशन देखिए जो दे दिया है उसको No लिखते नहीं है, वॉल्यूम टेम्परेचर तो लिखेंगे नहीं, वॉल्यूम टेम्परेचर दे दिया तो जो ग्राफ में दिया रहता है वो लिख, ऐसा बताए कि एग्जाम पूछने वाला बेवकूफ रहेगा कि जो दिल है वो पूछेगा, जो छुपा हुआ रहता है उसके बारे में पूछता बार बार। तो आपकी बार वॉल्यूम टेम्परेचर दिया तो प्रेशर के बारे में पूछेगा, तो बताइए क्या लिखें? नो एक्सपेंशन होगा सर, प्रेशर नो कांस्टेंट। एक्सपेंशन नो कंप्रेशन। एक्सपेंशन तो हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंशन तो हो रहा है। सर एक्सपेंशन नो वर्ड प्रेशर वॉल्यूम के लिए इंक्रीजेस, यूज होता नो है। वॉल्यूम, प्रेशर Sir, डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीजेस और प्रेशर कांस्टेंट है सर। देखिए वॉल्यूम बढ़ घट रहा है, इसलिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन वॉल्यूम के लिए यूज होता है, हीटिंग कूलिंग टेम्परेचर के लिए यूज होता है। प्रेशर के लिए सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होगा या प्रेशर डिक्रीज होगा, ये बात लिखना है। तो बताइए पहला ग्राफ नो में प्रेशर प्रेशर बढ़ रहा है इंक्रीजेस, कि नो घट प्रेशर रहा है? डिक्रीजेस। नो प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर नो घट रहा है प्रेशर सर पहला में। डिक्रीजेस। प्रेशर किसी का नहीं घट बढ़ रहा, हम आइसोबारी कांस्टेंट के है सर। प्रोसेस आज पढ़ रहे हैं, प्रेशर प्रेशर तो कांस्टेंट कांस्टेंट लिखल है, Trend है लेकिन पहले ही लिख दिया प्रेशर कांस्टेंट है, तब ने ये वाला ग्राफ आया। यानी कि दोनों ग्राफ में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, इस बात को समझ लीजिए। अब हम लोग को खींचना है पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ है ना। कौन ग्राफ खींचना है? पीटी ग्राफ खींचना है। तब पीटी ग्राफ खींचना है तब पीटी ग्राफ खींचेंगे, टेंशन क्या लेना है, पी और टी ग्राफ खींचेंगे। आप बताइए पीटी ग्राफ कैसे खिंचाएगा? तो प्रेशर कांस्टेंट है, क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ यहाँ भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ग्राफ यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा। और एक का एरो इधर कर देते हैं, एक का एरो इधर, और ये ऊपर वाला पहला ग्राफ है, नीचे वाला दूसरा ग्राफ है ना। चलिए अब हम कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछेंगे सिर्फ वही बोलेंगे लास्ट मोमेंट में एकदम। अक्षत कुमार बहुत देर से चुप बैठे हैं, बड़ी क्लास में ऑफलाइन में हल्ला करते थे। बोलिए जल्दी से अक्षत, पहला का नाम क्या लिख दें? बोलिए जल्दी से, क्लास में बहुत हल्ला करते थे। शिवम एगो नहीं नजर आते हैं जी, शिवम एफ सेक्टर, शिवम हेलो। बोलिए जोर से जल्दी से। सर फर्स्ट में तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सर। अच्छा आप ही शिवम दरौक से अति ज्वाइन करते हैं? यस सर। हाँ तो अब की बार से याद रखेंगे हम आपको, हम खोज रहे थे बड़ी दिन से आपको। आप भी होमवर्क के कुछ दिन न भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पर, समझ लीजिए। आपके देख पापा लीजिए भी सर, एक दिन नहीं को- मिलेगा तो बोलिएगा। अच्छा कौन से नाम से भेजते हैं? तो दूसरे के नाम हमसे भेज देते हैं क्या? नहीं सर, 7909085470 वाला नंबर है सर। तो अपना नाम भेज दीजिएगा लिख करके, हम सेव कर लेंगे, हो सकता है अननोन नंबर से आ रहा होगा अभी तक। भेजते हैं सर हमेशा। और ये बताइए आप लोग कोड दूसरे को भी देते हैं? नो सर। नो सर। एगो तो शिकायत आया है कि दूसरे के पास पहुंच जाता है। बताइए No, आप लोग sir. 15-15 हजार रुपया दिए हैं और कोई फ्री में पढ़ लेगा, ये गलत बात है ना। चलिए यहाँ देखिए हम लिखते हैं, चलिए हाँ आप नाम बोलिए शिवम, नाम बोलिए पहला का। फर्स्ट में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो क्या लिखिएगा? नाम पूरा अच्छा से बोलिए। एक्सपेंशन सर, आइसोबारिक एक्सपेंशन। हाँ आइसोबारिक एक्सपेंशन, केमिस्ट्री में आप पढ़े हुए थे इसलिए पूछ रहे थे। आइसोबारिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आप दूसरा का आइसोबारिक कंप्रेशन हो जाएगा, आइसोबेरिक कंप्रेशन हो जाएगा। अब आप लोग आज बताइए कि ये थर्मोडायनेमिक्स में कितना मजा है जो समझ में आ गया।
यस सर। और अगर आप नहीं पढ़िएगा तो बताइए एक को टर्म बनेगा, इसका क्वेश्चन हिलवो करेगा? नो आज सर। 222 में इतना कंसेप्ट आ गया है कि 5 बार वीडियो देखिएगा तब जाके दिमाग खुलेगा, और छठा बार फिर हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, सब लोगों को बारी बारी से देख करके, और जिनको वीडियो नहीं मिलता हो ना कि सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, हमको बोलिएगा, हम वीडियो भेज देंगे। बहुत लोगों को वीडियो निकालने नहीं आता है यूट्यूब से। यूट्यूब पर जो हम लिंक भेजे हैं उसमें चैनल में जाइए, वीडियो लिखा रहता है उस पर लिखिएगा तो जितना वीडियो भेजे हैं ऊपर से नीचे सब दिख जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब करने पर भी तो आ जाता है। हाँ सब्सक्राइब करने पर भी आ जाता है जब डालते हैं तो बहुत लोग तो सब्सक्राइब अपने भी नहीं किए हैं ना दोस्त से सर, करवाए हैं। साइड 12 में किए तो 50 वो से करवाएंगे सर, और अपने भी नहीं किए हुए हैं। सर 5 से करवाए हम। 50 से ना 10 गुना कम पढ़ाएंगे, समझ लीजिए। सर थोड़ा साइड लीजिए ना, पूरे साइड हो जाएंगे। हमको साइड होने में क्या दिक्कत है, लीजिए हो गया। ऐसे तो वीडियो देखना ही है तो साइड होने से क्या फायदा, और हो नहीं फायदा होने वाला है जो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है ना। और शुभ दिन आप लोग का रहे, स्वस्थ रहिए और दिन भर पढ़ते रहिए।